गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो क्लास में हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी यानी एजेंसी के अनुबंध के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट का एक पार्ट है और इसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 182 से लेकर 238 तक डिफाइन किया गया है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी एक प्रकार का कॉन्ट्रेक्चुअल लॉ है और इसे समझने के लिए हमें इसका जो बैकग्राउंड है यानी क्या जो बेसिस क्या रहा इस प्रकार के जो लॉ को बनाने का, तो वो समझना जरूरी है। वर्तमान में हम देखते हैं कि जो बिजनेस है उसका आकार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आर्थिक जो गतिविधियां हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, उसका स्केल में जो है रोज़ बहुत तेज़ी से जो है इंक्रीज हो रहा है और इसके साथ ही जो उसमें कॉम्प्लेक्सिटी है वह भी बढ़ रही है। और देखिए, एक प्रकृति का नियम है, लॉ ऑफ द नेचर, कि कोई भी व्यक्ति जब तक अपना काम जो है स्वयं कर सकता है तब तक वह दूसरों की हेल्प या मदद नहीं लेता। परंतु जब कार्य का आकार या जो भी काम है, वर्क इतना बढ़ जाता है, बिजनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तब व्यक्ति जो भी कार्य है अपने बिजनेस से संबंधित वह स्वयं पूरा नहीं कर पाता और ऐसे में उसे अन्य व्यक्तियों की मदद की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो अब दूसरे व्यक्तियों से मदद प्राप्त करना या दूसरे व्यक्तियों से जो रिप्रेजेंटेशन है, प्रतिनिधित्व प्राप्त करना है ताकि जो बिजनेस एक्टिविटीज है उसको हम सक्सेसफुली ऑपरेट कर सकें। तो इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी है ये बनाया गया। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। देखिए, LIC कंपनी है, ये सभी लोगों को जो लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट है वह सेल करती है, लोगों का बीमा करने का काम करती है। अब आप देखिए, जो LIC, क्या केवल LIC डायरेक्ट लोगों से संपर्क करके क्या उनका बीमा कर सकते हैं? ये काम बहुत मुश्किल है। इसलिए LIC ने क्या किया, अपने जो इंश्योरेंस बिजनेस के डेवलपमेंट के लिए एजेंट्स को अपॉइंट कर दिया और एजेंट्स के माध्यम से जो LIC है वो अपने इंश्योरेंस बिजनेस को जो है प्राप्त करती है या लोगों का इंश्योरेंस करती है, लोगों को पॉलिसी सेल करते हैं। तो इसी प्रकार से ये एजेंट क्या करते हैं, LIC को हेल्प करते हैं LIC के बिजनेस की ग्रोथ में। ठीक है, ऐसे ही ढेरों एग्जाम्पल है। फाइनेंस कंपनीज होते हैं, उसके भी एजेंट होते हैं जो उस फाइनेंस कंपनी के लिए बिजनेस प्राप्त करते हैं। ठीक है, और उसके बिजनेस की ग्रोथ के लिए काम करते हैं, कंपनी का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। अब और इसके अलावा मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे बाइक बनाने वाली जो कंपनी है। अब देखिए, जो हीरो कंपनी है, हीरो कंपनी बड़ी मात्रा में जो है बाइक की या जो स्कूटर्स है उनका मैन्युफैक्चरिंग करती है। अब क्या हीरो कंपनी डायरेक्ट कस्टमर्स को जो अपने प्रोडक्ट सेल कर सकती है? तो ये काम बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसके लिए क्या होगा, उसे बहुत सारा जो ह्यूमन रिसोर्सेज यानी जो मानव संसाधन है उसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो इसके लिए कम और रिसोर्सेज भी ज़्यादा चाहिए, फिजिकल रिसोर्सेज है, सभी जगह अपने आउटलेट ओपन करें और अपने जो भी है एम्प्लॉयज़ को वहाँ पर अपॉइंट करें, ब्रांच ओपन करें। इस तरीके का ये बहुत मुश्किल काम है और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट का काम है। और फिर इसके अंदर जो उसका जो मैनेजमेंट है करना, यानी जो भी एक्टिविटीज़ है सभी ब्रांच के बिजनेस को कंट्रोल करना, मैनेज करना, वो बहुत मुश्किल है। तो ऐसे में हीरो कंपनी क्या कर सकती है, हीरो कंपनी जो एजेंट अपॉइंट कर सकती है या एजेंसी जिसे हम डीलरशिप वगैरह है वो लोगों को है असाइन कर सकती है। ठीक है ना, लोगों को एजेंट बना सकती है। एजेंट क्या करते हैं कि कंपनी के बिहाफ पर
जो अलग अलग एरियाज में काम करते हैं, एक अलग अलग एरियाज में जो अपने शोरूम ओपन करते हैं और लोगों को बाइक और स्कूटर है हीरो कंपनी के बिहाफ पर सेल करते हैं। अब जैसे हम बात करें तो हमारे जो शहर में मान लो जो हीरो कंपनी का शोरूम है वो एक्चुअली एक प्रकार का एजेंसी बिजनेस है, ठीक है ना। यानी हीरो कंपनी ने एजेंट अपॉइंट कर रखे हैं और वो एजेंट क्या होते हैं, जैसे जो एजेंट है वो फर्म हो सकता है, कोई इंडिविजुअल व्यक्ति हो सकता है, और वो क्या करते हैं हीरो कंपनी के बिहाफ पर जो हीरो के स्कूटर्स हैं, बाइक्स हैं या हीरो की जो अदर सर्विसेज है उनको लोगों को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जैसे जैसे जो बिजनेस एक्टिविटीज का जो साइज है वो बढ़ रहा है तो व्यक्ति क्या है कि जो पूरा काम है जिसका जो बिजनेस है वह खुद उस कार्य को सक्सेसफुली जो है पूरा नहीं कर सकता, इसलिए व्यक्ति क्या है दूसरे या जो अन्य व्यक्तियों से जो है हेल्प प्राप्त करता है और इसके लिए वो एजेंट अपॉइंट करता है, ठीक है ना। अब हमें देखिए जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी है इसको समझने के लिए तीनों जो वर्ड है इसमें तीन जो एक प्रकार से वर्ड समझने जरूरी है जो टर्मिनोलॉजी के तौर पर। एक तो एजेंसी क्या है, एक प्रिंसिपल का क्या मतलब है और नेक्स्ट है एजेंट। तीनों वर्ड्स का मीनिंग जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हमें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी का मीनिंग समझ में नहीं आएगा। तो एक एग्जाम्पल हम लेते हैं और फिर उसके बाद समझते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी किस प्रकार से वर्क करता है। अब देखिए यहाँ पर जो तीन पार्टीज हैं और फर्स्ट पार्टी है प्रॉपर्टी ओनर। एक व्यक्ति है जिसके पास एक प्लॉट है और वह उस प्लॉट को बेचना चाह रहा है। एक व्यक्ति है जो प्लॉट को खरीदना चाह रहा है, ठीक है ना। एक सेलर हो गया, एक बायर है और एक व्यक्ति है डीलर, ठीक है ना, जिसका काम है प्रॉपर्टी से संबंधित जो डील करना या करवाना, ठीक है ना। तो एक प्रॉपर्टी डीलर है जो डील करवाने का काम करता है, एक प्रॉपर्टी सेलर है जो प्रॉपर्टी को सेल कर रहा है, उसे पैसे की नीड है या किसी अन्य पर्पज के लिए उसे प्रॉपर्टी सेल करनी, और एक व्यक्ति है जिसे प्रॉपर्टी खरीदना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप समझे इस बात को कि जो प्रॉपर्टी ओनर है उसे हम प्रिंसिपल कहेंगे, ठीक है ना। एक मिनट,
प्रॉपर्टी ओनर है, ये प्रिंसिपल है, और ये जो एजेंट है, एजेंट इसे हम प्रॉपर्टी डीलर के नाम से जो है यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं। और जो थर्ड पार्टी है उसे हम, ये प्रॉपर्टी बायर है, ठीक है ना। 3 लोग हो गए। अब देखिए जो एजेंट है उसका क्या काम है। एजेंट, ये जो प्रिंसिपल है उसके बिहाफ पर एजेंट जो है डील करवाने का काम करता है, ठीक है ना। यानी एजेंट किसके बिहाफ पर काम कर रहा है, प्रिंसिपल के बिहाफ पर, ठीक है। और ये इन दोनों की जो बीच रिलेशनशिप है, ठीक है ना, प्रिंसिपल एंड एजेंट के बीच, इसे हम कह रहे हैं कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप, कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप। और अब देखिए कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप को ही हम क्या कहते हैं, एजेंसी, ठीक है ना। कंफ्यूज नहीं होना है आपको। जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में 3 वर्ड होते हैं, एक प्रिंसिपल है, एक एजेंट है और एक एजेंसी है। इन तीनों वर्ड का यदि आप मीनिंग समझ के हैं तो ये देखिए कि आप जो है आपने बहुत जो बड़ा पार्ट है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी का वो समझ लिया, ठीक है ना। जब तक आप तीनों वर्ड का मीनिंग नहीं समझेंगे तब तक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी है आपको समझ में नहीं आएगा। तो देखिए एक व्यक्ति है प्रॉपर्टी ओनर और उसे अपना जो प्रॉपर्टी है वो सेल करना है, ठीक है ना। लेकिन उसे नहीं पता कि एजेंट कौन, प्रॉपर्टी बायर कहाँ पर है, ठीक है ना। और उसको प्रॉपर्टी बायर नहीं मिल रहा है, वह अपनी प्रॉपर्टी को सेल करना चाहता है। तो उसने क्या है, एक प्रॉपर्टी डीलर से संपर्क किया और प्रॉपर्टी डीलर्स को कहा कि भाई मेरे पास मेरा एक प्लॉट है, मैं उसको बेचना चाहता हूँ, तो आपके पास यदि कोई बायर हो तो आप मेरी जो है प्रॉपर्टी उसको बिकवा दो। समझ में आ रही है बात। तो यहाँ पर देखिए जो प्रॉपर्टी ओनर है वो प्रिंसिपल हो गया और जो एजेंट है वो यानी प्रॉपर्टी जो डीलर है वो एजेंट के तौर पे कार्य कर रहा है। किसका एजेंट है, वह जो प्रॉपर्टी ओनर है उसका एजेंट है, उसके लिए कार्य कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले है प्रॉपर्टी ओनर, उसको अपनी प्रॉपर्टी बेचना है, तो वो प्रॉपर्टी ओनर को हम प्रिंसिपल कह रहे हैं यानी नियोक्ता। जो प्रॉपर्टी ओनर है उसको हम प्रिंसिपल या फिर नियोक्ता के नाम से जान रहे हैं। और जो प्रॉपर्टी ओनर है उसका डील करवाने का जो काम कौन कर रहा है, जो प्रॉपर्टी डीलर है वह कर रहा है। और प्रॉपर्टी डीलर को हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एजेंट, ठीक है ना। और अब जो प्रिंसिपल और एजेंट के जो बीच का रिलेशनशिप है, ठीक है ना, जो कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप है उसको हम एजेंसी के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो अब देखिए आगे क्या है। अब ये जो एजेंट है वो क्या करेगा, इसके साथ डील करेगा, थर्ड पार्टी के साथ, ठीक है ना। यानी जो प्रॉपर्टी ओनर है उसके बिहाफ पर जो एजेंट है वो थर्ड पार्टी के साथ डील करेगा और जो थर्ड पार्टी है जो है ये प्रिंसिपल है उसको रिप्रेजेंट करेगा किसके सामने, थर्ड पार्टी के सामने। समझना है इस बात को ध्यान से कि जो प्रॉपर्टी ओनर है उसे अपना प्रॉपर्टी सेल करना है तो इसको हमने प्रिंसिपल कहा, और ये अपनी प्रॉपर्टी किसके माध्यम से सेल कर रहा है, प्रॉपर्टी डीलर के माध्यम से। तो प्रॉपर्टी डीलर क्या हो गया, एजेंट हो गया। किसका एजेंट है, प्रॉपर्टी ओनर का, ठीक है ना, क्योंकि उसके लिए वह कार्य कर रहा है उसकी प्रॉपर्टी को सेल करने का। अब जो एजेंट है वो थर्ड पार्टी यानी थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी बायर,
उसके साथ डील करना, उसके साथ कांटेक्ट जो है स्थापित करना, और जो है अपने यानी प्रॉपर्टी ओनर को रिप्रेजेंट करने का जो कार्य है वो एजेंट कर रहा है थर्ड पार्टी के सामने। तो अब यहाँ पर समझना है कि प्रिंसिपल कौन है, एजेंट कौन है, एजेंसी क्या है। ये जो पूरा ट्रांजैक्शन है ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी का पार्ट है, ठीक है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी है। अब कहां पर है, देखिए जो प्रिंसिपल है ये जो मेन जो पर्सन है जो अपना बिजनेस है ऑपरेट कर रहा है किसी एजेंट के माध्यम से, ठीक है ना। तो इस प्रकार के व्यक्ति को हम प्रिंसिपल या नियोक्ता के नाम से जानते हैं। अब देखिए LIC है, तो LIC कंपनी है वो प्रिंसिपल है। जो एजेंट होते हैं, ठीक है ना, जो व्यक्ति LIC कंपनी के बिहाफ पर पॉलिसी सेल करने का काम करते हैं, लोगों का बीमा करते हैं, तो वो एजेंट कहलाते हैं। और LIC कंपनी एंड जो एजेंट है उन दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है उसको हम एजेंसी रिलेशन जो है के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो अब जो प्रॉपर्टी डीलर है वो एजेंट है, ठीक है ना। एजेंट हमेशा क्या है, प्रिंसिपल के बिहाफ पर काम कर रहा है, जैसा प्रिंसिपल चाहेगा उसी प्रकार एजेंट काम करेगा, ठीक है ना। और एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भी एजेंट के द्वारा कार्य किए गए हैं जो गुड फेथ के आधार पर, ठीक है ना, पूर्ण सद्विश्वास के आधार पर और विद इन द जो एजेंसी रिलेशनशिप, ठीक है ना, यानी जो एजेंसी संबंध है उसके आधार पर जो एजेंट के द्वारा जो भी कार्य वैध कार्य वैलिड जो कार्य किया जाता है उन सभी कार्यों के लिए एजेंट थर्ड पार्टी के प्रति जिम्मेदार नहीं होता, लायबल नहीं होता, बल्कि प्रिंसिपल थर्ड पार्टी के लिए लायबल होगा। ये बात आपको समझना है, ठीक है ना। मैं यहाँ पर जैसे जो प्रॉपर्टी ओनर है उसके पास एक प्लॉट है, ठीक है ना, वह अपने प्लॉट को बेचना चाह रहा है और उसका जो डील करवाने का काम है वो जो प्रॉपर्टी डीलर कर रहा है यानी एजेंट कर रहा है, और जो बायर है उसने उस प्लॉट को खरीद लिया। अब क्या होता है कि फ्यूचर में पता चलता है बायर को कि इस प्लॉट पर डिस्प्यूट है और इसकी वजह से जो है उसे नुकसान हुआ या किसी कारण से जो कानूनी जो भी लड़ाई है वो उसे लड़नी पड़ी, ठीक है। तो फिर उस केस में जो थर्ड पार्टी है वो एजेंट को है उसके लिए जो है ब्लेम नहीं कर सकता, दोषी नहीं ठहरा सकता। तो जो भी लायबिलिटी होगी उसके लिए जो प्रॉपर्टी ओनर है वो डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल होगा जो है थर्ड पार्टी के प्रति, ठीक है ना। यहाँ पर ये समझना है प्रिंसिपल है या जो प्रॉपर्टी ओनर है वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है प्रॉपर्टी बायर के प्रति, ठीक है ना। यदि जब कोई लॉस होता है या कोई लायबिलिटीज अराइज होती है तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी है, और उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया है। इसके आप ढेरों एग्जाम्पल हैं वो समझ सकते हैं, ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में। और आजकल क्या है कि जो बिजनेस है वो मोस्टली क्या है एजेंसी बिजनेस या एजेंसी रिलेशनशिप के आधार पर ही जो बड़े बड़े बिजनेस है उनका संचालन किया जाता है, क्योंकि कंपनी सभी जगह डायरेक्टली रिप्रेजेंट नहीं कर सकती, तो वह अपने बिजनेस को या अपने बिजनेस एक्टिविटीज को अपने एजेंट के माध्यम से रिप्रेजेंट करती है थर्ड पार्टी, ठीक है ना। ओके, अब देखिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हमें समझना है। अब आपसे यदि कोई मीनिंग पूछे कि प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल वह व्यक्ति है जो अपने बिहाफ पर कार्य करने के लिए एजेंट को अपॉइंट करता है, उसे हम प्रिंसिपल या नियोक्ता के नाम से जानते हैं। अब कोई आपसे पूछे एजेंट क्या है, तो एजेंट वह व्यक्ति है जो अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पर और जो एजेंसी अनुबंध की सीमाओं के अंतर्गत
कार्य करता है उसे हम एजेंट के नाम से जानते हैं। एजेंसी क्या है? प्रिंसिपल एंड एजेंट के जो बीच जो अनुबंधात्मक संबंध है, कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप है, उसको हम एजेंसी अनुबंध के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। एजेंसी अनुबंध यही होता है कि जो भी एजेंट विद इन स्कोप ऑफ एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना, यानी एजेंसी अनुबंध की सीमाओं में रहकर यदि कोई कार्य करता है एजेंट, तो उन सभी कार्यों के लिए थर्ड पार्टी के प्रति एजेंट लायबल नहीं होगा, बल्कि प्रिंसिपल लायबल होता है। ठीक है। और यही जो है कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप या एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। ठीक। तो अब इसको यदि आप चाहें तो नोट कर सकते हो। नेक्स्ट है एसेंशियल एलिमेंट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजेंसी। अब देखिए, जो एजेंसी है उसके महत्वपूर्ण जो तत्व क्या है, एसेंशियल एलिमेंट्स, या उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है उसको समझना है। और इसके बाद आप जो है और ज़्यादा जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी के बारे में जो क्लियरिटी है वो प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले है फर्स्ट पॉइंट, नंबर ऑफ पार्टीज, नंबर ऑफ पार्टीज। अब देखिए, जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी है उसके अंदर दो पार्टी होती है। फर्स्ट प्रिंसिपल और एजेंट। इन दोनों के बारे में मैंने ऑलरेडी एग्जाम्पल के अंदर आपको समझा दिया है कि एजेंट कौन होता है और जो प्रिंसिपल कौन है। ठीक है ना। प्रिंसिपल वह व्यक्ति है जो अपने बिहाफ पर कार्य करने के लिए किसी व्यक्ति को एजेंट के तौर पर नियुक्त करता है। एजेंट वह व्यक्ति है जो प्रिंसिपल के बिहाफ पर कार्य करता है। ठीक है ना। और एजेंसी रिलेशनशिप में तो अब देखिए, जो है टू पार्टीज होती हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में। नेक्स्ट है एग्रीमेंट। अब देखिए, जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी है उसके अंदर एक एग्रीमेंट यानी एक वैलिड जो ऑफर होता है, वैलिड एक्सेप्टेंस होती है, उसके बाद ही ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी बन सकता है। यानी जो प्रिंसिपल है, नियोक्ता या प्रधान की तरफ से जो ऑफर किया जाता है और जो एजेंट है उसके द्वारा उसको एक्सेप्ट किया जाता है। नेक्स्ट है, अब देखिए जो एग्रीमेंट है उसमें एक बात समझना है कि ये जो एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है, यानी स्पष्ट और गर्भित दोनों तरीके से हो सकते हैं। स्पष्ट का मतलब क्या है, जो लिखित या फिर बोल कर किया जाता है उसे हम स्पष्ट जो है एग्रीमेंट या जो है ठहराव के नाम से जानते हैं। और जो कंडक्ट या बिहेवियर के बेसिस है, ठीक है ना,
या जो कंस्ट्रक्टिव एजेंसी है, इस प्रकार के जो भी ऑफर एंड एक्सेप्टेंस है उसे हम इम्प्लाइड जो है एग्रीमेंट के नाम से जानते हैं। तो ये आगे हम और डिटेल से पढ़ेंगे तो आपको ये कंप्लीटली समझ में आ जाएगा। यहाँ पर इतना समझना है कि वैलिड ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होना चाहिए, ठीक है ना। और ये वैलिड ऑफर एंड एक्सेप्टेंस ये इम्प्लाइड हो सकता है और ये एक्सप्रेस हो सकता है, यानी स्पष्ट और गर्भित। नेक्स्ट हम बात करते हैं इलिजिबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल्स। इलिजिबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल। अब देखिए इलिजिबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल यानी जो प्रिंसिपल है वो उसके पास क्या योग्यता होनी चाहिए एजेंट अपॉइंट करने के लिए, यानी कब कोई व्यक्ति है किन योग्यताओं के साथ एजेंट को अपॉइंट कर सकता है। तो इसके बारे में देखिए, जो प्रिंसिपल है उसमें जो कॉन्ट्रैक्ट करने की जो क्षमता है, कॉन्ट्रेक्चुअल कॉम्पिटेंसी वह होनी चाहिए। कॉन्ट्रेक्चुअल कॉम्पिटेंसी के अंदर क्या क्या है, एक तो वह अबो जो है 18 ईयर्स होना चाहिए, ठीक है ना, एक प्रकार से जो मेजर इन एज, ठीक है ना, वेस्ट होना चाहिए। सेकंड क्या है, साउंड माइंड, स्वस्थ मस्तिष्क का। और थर्ड क्या है, नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ ऑफ द लैंड, ठीक है ना, यानी किसी भी कानून के द्वारा उसे अनुबंध के संबंध करने के संबंध में अयोग्य घोषित किया हुआ नहीं होना चाहिए। यदि इस प्रकार की योग्यता या एलिजिबिलिटी किसी व्यक्ति के द्वारा रखी जाती है तो वह व्यक्ति अपने बिहाफ पर कार्य करने के लिए एजेंट को अपॉइंट कर सकता है, ठीक है ना। और ये इसलिए जरूरी है, देखिए, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी के अंदर जो एजेंट के द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं एजेंसी रिलेशनशिप में रहकर, उन सभी कार्यों के लिए जो प्रिंसिपल है वो डायरेक्ट थर्ड पार्टी के प्रति जिम्मेदार होता है, लायबल होता है। तो इसलिए लायबिलिटी को फिक्स करने के लिए ये जरूरी है कि प्रिंसिपल है वो कॉम्पिटेंट हो, अनुबंध करने की क्षमता उसमें हो, ठीक है। अब देखिए, यदि प्रिंसिपल कॉम्पिटेंट नहीं होगा तो फिर थर्ड पार्टी के प्रति जो भी दायित्व जो भी उत्पन्न होते हैं, अराइज होते हैं, उनको जो है कंपनसेट कौन करेगा, फुलफिल कौन करेगा। इसलिए जरूरी है कि प्रिंसिपल है वो कॉम्पिटेंट हो ताकि थर्ड पार्टी के प्रति जो लायबिलिटी है उसको फिक्स किया जा सके। नेक्स्ट है फिड्यूसरी रिलेशनशिप। फिड्यूसरी रिलेशनशिप। अब देखिए, फिड्यूसरी रिलेशनशिप यानी जो है विश्वास आश्रित संबंध। जो प्रिंसिपल है और जो एजेंट है उनके अंदर विश्वास का संबंध, ठीक है ना, एक फेथ का, ठीक है ना, ट्रस्ट का जो है रिलेशनशिप वह बहुत जरूरी है। जब तक फेथ या ट्रस्ट नहीं होता तब तक जो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी है या जो एजेंसी रिलेशनशिप है उसको स्थापित नहीं किया जा सकता, ठीक है। यानी प्रिंसिपल को भी अपने एजेंट पे भरोसा होना चाहिए और एजेंट को भी प्रिंसिपल पर भरोसा होना चाहिए। अदरवाइज जो एजेंसी है वो जो है कंटिन्यू नहीं हो सकती। नेक्स्ट है अथॉरिटी बाय प्रिंसिपल। अथॉरिटी बाय प्रिंसिपल अथॉरिटी बाय प्रिंसिपल। अब देखिए, जो इसमें एजेंसी रिलेशनशिप में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो एजेंट को अधिकार दिए जाते हैं,
एजेंसी रिलेशनशिप में कार्य करने के लिए या एजेंट के तौर पर अपॉइंट किया जाता है वो प्रिंसिपल के द्वारा किया जाता है, और क्या काम करना है एजेंसी बिजनेस के अंदर ये सभी जो है प्रिंसिपल के द्वारा डायरेक्ट किया जाता है एजेंट को। और जो एजेंट है केवल वही कार्य कर सकता है जो कार्य प्रिंसिपल ने एजेंट को दिए हैं या सौंपे हैं। यदि प्रिंसिपल ने जो कार्य सौंपे हैं उनको न करके यदि कोई अन्य कार्य एजेंट करता है तो उन कार्यों के लिए प्रिंसिपल थर्ड पार्टी के प्रति लायबल नहीं होगा, और उन कार्यों के लिए जो एजेंट है वो डायरेक्ट लायबल होगा थर्ड पार्टी के लिए। ठीक है ना। तो जो कार्य प्रिंसिपल ने एजेंट को सौंपे हैं और एजेंट उन कार्यों को जो है गुड फेथ के आधार पर जो है करता है थर्ड पार्टी के लिए प्रिंसिपल के बिहाफ पर, तो उन सभी कार्यों के लिए जो थर्ड पार्टी के प्रति लायबिलिटी अराइज होगी तो प्रिंसिपल डायरेक्ट लायबल होता है। ठीक है ना। तो इसलिए ये समझना जरूरी है कि एजेंसी के अंदर जो एजेंट है केवल उन्हीं कार्यों को करने के लिए जो है एक प्रकार से जो है एंटाइटल्ड है जो कार्य प्रिंसिपल ने उसे सौंपे हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो पॉइंट है, इंटेंशन टू एक्ट, इंटेंशन टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल अब देखिए जो एजेंट है एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उसने यदि कोई कार्य प्रिंसिपल के बिहाफ पर करने का इंटेंशन रखा है या प्रिंसिपल के बिहाफ पर कार्य करने के इंटेंशन से यदि उसने कोई कार्य किया है तो फिर उन्हीं कार्यों के लिए जो प्रिंसिपल है वो थर्ड पार्टी के अगेंस्ट है वो लायबल होगा। अदरवाइज प्रिंसिपल लायबल नहीं है। एजेंट के द्वारा किए गए समस्त कार्यों के लिए एजेंट ही लायबल होता है यदि उसने जो कार्य है वो प्रिंसिपल के डायरेक्शन के अनुसार नहीं किए हैं या उस इंटेंशन में नहीं किए हैं कि वह प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है ना। उसका इंटेंशन जो एजेंट है उसका इंटेंशन भी ऐसा ही होना चाहिए कि वह कार्य जो भी कार्य कर रहा है वो प्रिंसिपल के बिहाफ पर कार्य कर रहा है, एजेंसी रिलेशनशिप के लिए कार्य कर रहा है। ठीक। नेक्स्ट है एलिजिबिलिटी ऑफ एन एजेंट, एलिजिबिलिटी ऑफ एन एजेंट। अब हमने एलिजिबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल के बारे में पढ़ लिया कि जो प्रिंसिपल है वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए, अनुबंध करने की क्षमता उसमें होनी चाहिए और इसके लिए वह जो वयस्क होना चाहिए मेजर इन एज 18 साल या उससे ऊपर होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए और किसी भी जो है कानून के द्वारा उसको अयोग्य घोषित नहीं किया होना चाहिए। ये प्रिंसिपल या नियोक्ता प्रधान की योग्यता होती है। दूसरी तरफ हम एजेंट की बात कर रहे हैं तो एजेंट है, एजेंट के पास कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप होना जरूरी नहीं है। यानी कोई भी पागल व्यक्ति को भी एजेंट अपॉइंट किया जा सकता है। किसी जो है हैबिचुअल जो लीकर यूजर यानी शराबी है उसको एजेंट के तौर पर अपॉइंट किया जा सकता है। ठीक है ना। और एक प्रकार से जो अयोग्य व्यक्ति है जिसको डिस्क्वालीफाइड डिक्लेयर कर दिया
उसको भी, या अनसाउंड माइंड के पर्सन को भी एजेंट के तौर पर नियुक्ति की जा सकती है, ठीक है ना। बट देखिए, एजेंट के अंदर कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, लेकिन होना जरूरी नहीं है। अब देखिए क्या फर्क पड़ता है कि यदि एजेंट के अंदर कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप नहीं है तो फिर जो प्रिंसिपल है वो एजेंट पर किसी भी तरीके का सूट फाइल नहीं कर सकता है, अभियोग नहीं चला सकता, क्योंकि यदि कोई लायबिलिटीज अराइज होती है तो फिर यदि एजेंट की नेग्लिजेंसी की वजह से, ठीक है ना, या रॉन्ग बिहेवियर की वजह से कोई भी लॉस होता है तो उस केस में प्रिंसिपल एजेंट से किसी प्रकार का क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि जो एजेंट है उसमें यदि कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी नहीं है तो उस पर कभी भी सूट फाइल नहीं किया जा सकता। तो इसलिए समझना जरूरी है कि जो एजेंट है उसको आप अपॉइंट जरूर कर सकते हैं, यदि उसमें कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी है या नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। बट यदि कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी नहीं है तो उस केस में प्रिंसिपल कभी भी इस प्रकार के एजेंट पर सूट फाइल नहीं कर सकता। एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, आपके जो पिताजी हैं, फादर हैं, वो एक दुकान चलाते हैं, ठीक है ना, और दुकान के अंदर जैसे आप कोई भी जो सामान है वो आपने मंगवाया है सेल करने के लिए, बेचने के लिए, ठीक है ना, तो कोई आपके पिताजी किसी काम से बाहर गए हुए, दुकान पर आप बैठे हैं और आपका एज है 17 ईयर्स, ठीक है ना, यानी अभी आप कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए योग्य नहीं है, आप में कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी नहीं है, आप दुकान पर बैठे हैं और जो सामान आ रहा है, जो मंगाया है बेचने के लिए, उसको उसकी डिलीवरी आपने एक्सेप्ट कर ली, ठीक है ना, तो वहां पर आप क्या कर रहे हैं, आप एक एजेंट के तौर पर कार्य कर रहे हैं, ठीक है ना, यानी आप वो सभी कार्य करने के लिए योग्य हैं जो आपके पिताजी दुकान में बैठ के करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि आपको आपके पिताजी ने दुकान में बैठने के लिए और वे सभी कार्य करने की अनुमति दी है। आप प्रोडक्ट है सेल कर सकते हैं, कोई सामान यदि बेचना है वो बेच सकते हैं, कोई भी सामान आपने मंगवाया है तो आप उसको प्राप्त कर सकते हैं, इसके जो है राइट्स हैं वो आपके पास हैं। तो ये क्या है, यहाँ पर आप किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, एजेंट के तौर पर कार्य कर रहे हैं, ठीक है ना, तो इस प्रकार से जो एजेंट है वो एक प्रकार से एवेस्ट भी हो सकता है, वेस्ट भी हो सकता है, ठीक है ना, साउंड माइंड का हो सकता है, अनसाउंड माइंड का हो सकता है, विद और विदाउट कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी का भी हो सकता है। पर एक समझदार जो प्रिंसिपल है वो कभी भी जो एक प्रकार से अनकॉम्पिटेंट पर्सन को एजेंट के तौर पर अपॉइंट नहीं करता है, क्योंकि यदि फ्यूचर के अंदर एजेंट को किसी भी प्रकार का जो है लापरवाही करता है, नेग्लिजेंसी करता है जानबूझकर, तो फिर जो प्रिंसिपल है वो अनकॉम्पिटेंट एजेंट पर सूट फाइल नहीं कर सकता, केस नहीं कर सकता, अभियोग नहीं चला सकता। और यदि एजेंट कॉम्पिटेंट है और उसने जानबूझकर कोई लॉस किया है कॉन्ट्रैक्ट जो एजेंसी रिलेशनशिप में या एजेंसी बिजनेस में, तो फिर प्रिंसिपल उस पर अभियोग चला सकता है, ठीक है। इसलिए जो इलिजिबिलिटी ऑफ एजेंट क्या है कि उसमें कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी हो भी सकती है और नहीं भी, कोई मतलब ये जरूरी नहीं है। नेक्स्ट है कंसिडरेशन नॉट नेसेसरी। कंसिडरेशन नॉट नेसेसरी, ठीक है। तो कॉन्ट्रेक्चुअल जो रिलेशनशिप है उसके अंदर प्रतिफल की आवश्यकता नहीं है। जनरली हम देखते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन इज ए वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना, यानी बिना प्रतिफल के जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड होते हैं, व्यर्थ होते हैं। परंतु ये एक्सेप्शन ही है कि कॉन्ट्रैक्ट जो एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर बिना कंसिडरेशन के भी कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड होता है, ठीक। इसके अलावा जो डिटेल से इस पॉइंट को हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स प्रिंसिपल।
रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स प्रिंसिपल। अब देखिए, नियोक्ता के प्रति उत्तरदायित्व यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स प्रिंसिपल। प्रिंसिपल के प्रति उत्तरदायी कौन होता है? एजेंट। यदि एजेंट ने कोई लापरवाही से कार्य किया है, जानबूझकर कोई गलती किया है जिससे एजेंसी बिजनेस को नुकसान पहुंचा है, प्रिंसिपल को जो लॉस हुआ है, तो फिर ऐसे में जो एजेंट है वो प्रिंसिपल के प्रति लायबल होगा, उत्तरदायी होगा। परंतु एजेंट तभी लायबल होगा प्रिंसिपल के लिए जब उसमें कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी हो, अनुबंध करने की क्षमता हो। यदि एजेंट में अनुबंध करने की क्षमता नहीं है, कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी नहीं है, यानी उसका एज है वो 18 साल से कम है, साउंड माइंड नहीं है, या उसमें जो है उसको अयोग्य घोषित किया गया है कॉन्ट्रैक्ट करने के संबंध में, तो फिर वह प्रिंसिपल के प्रति लायबल नहीं होता है। ठीक है ना। अब देखिए, यदि एजेंट कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी है, एजेंट में अनुबंध करने की क्षमता है, और उसने गुड फेथ के आधार पर और इस इंटेंशन से कार्य किया है, या प्रिंसिपल के बिहाफ पर कोई कार्य किया है, तो उन सभी कार्यों के अंदर यदि थर्ड पार्टी कोई क्लेम करती है तो एजेंट लायबल नहीं होगा। तो ऐसे में जो प्रिंसिपल है वो डायरेक्टली लायबल होता है थर्ड पार्टी के लिए। ठीक है, ये बात आपको समझना। ओके, नेक्स्ट 10 नंबर पॉइंट है एक्ट ऑफ एजेंट। एक्ट ऑफ एजेंट as the act of principle। अब देखिए, एक्ट ऑफ एजेंट एज द एक्ट ऑफ प्रिंसिपल, यानी जो एजेंट के द्वारा जो भी कार्य किया गया है उसको उसी प्रकार से समझेंगे कि वह कार्य प्रिंसिपल ने ही किया है। ठीक है ना। यदि एजेंट ने गुड फेथ के आधार पर और प्रिंसिपल के बिहाफ पर कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप के अंदर रहते हुए कोई कार्य किया है, तो उस कार्य को इस प्रकार से समझा जाए कि वह कार्य खुद प्रिंसिपल ने ही कंडक्ट किया। ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। मैं इसको यहां पर लिख देता हूं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब देखिए, जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी है उसके अंदर वह सभी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए जो कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होती है। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, फ्री कंसेंट, ठीक है ना, कॉम्पिटेंसी, ठीक है ना, इस तरीके का ये सब है। लेकिन कॉम्पिटेंसी क्या है? किसका कॉम्पिटेंसी है? प्रिंसिपल का। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं इसमें। एक्सेप्शन 2 पॉइंट है। एक, जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि कंसिडरेशन के बिना कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है, तो यहाँ पर क्या है कि बिना कंसिडरेशन के भी कॉन्ट्रैक्ट, जो एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड हो सकता है। यानी एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कंसिडरेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, जरूरी नहीं है। और इसके अलावा जो
कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी की हम बात कर रहे हैं, तो एजेंट के अंदर कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी होना जरूरी नहीं है और प्रिंसिपल के अंदर कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी होना जरूरी है। तो इन एक्सेप्शंस को छोड़ते हुए एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के जो भी एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, वो सभी कैरेक्टरिस्टिक्स कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी के अंदर भी होना जरूरी है। तो आज के लिए इतना ही। आगे हम नेक्स्ट टॉपिक में जो और पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी के बारे में। उम्मीद है आपको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी का मीनिंग समझ में आया है और ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो भी आपने समझी है। और यदि और ज़्यादा किसी को नहीं समझ में आया तो आप इस वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आप इनको नोट करें।